अरे माइक ही म्यूट हो गया था, माफी माफी माफी। चलिए चलिए मैं फिर से बता दूं कि देखिए मुझे उम्मीद है आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। कंटेंट की जो मैराथन चल रही है उसके माध्यम से बढ़िया रिवीजन कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये रिवीजन आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। एक जगह पर एक साथ आपका रिवीजन करने का मौका आपको मिलेगा। तो ये टीचिंग, लर्निंग और समावेशी शिक्षा आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं आपके लिए लेकर चल रही होंगी। इसके अलावा ये आपकी 10 तारीख से लगातार कंटेंट की मैराथन चल रही है। अभी 4 दिन की और है। ज्योग्राफी स्पेशल टॉपिक्स में एसएसटी का वो संगीत, म्यूजिक, बाल उद्यान और क्या बोलते हैं आपका योगा वोगा, वो टॉपिक्स का कंटेंट होगा। 20 जून को आपका मैथ्स लेवल 2, 21 जून को आपका संस्कृत होगा। ठीक साहब। इसके बाद 23 जून से आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए संग्रह सीरीज में हम 250 से ऊपर प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको 400 के करीब बेहतरीन प्रश्न कराऊं। 400 में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पहले करा चुकी हूँ उनमें जो मुझे लगते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको भी मैं रिपीट करूंगी। इसके अलावा जो मोस्ट है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको भी मैं टॉपिक वाइज कवर अप कर रही होंगी और हर टीचर करेगा। ये टाइम टेबल है संग्रह सीरीज का 29 जून तक। फिर आपका 30 जून और 1 जुलाई, इस दिन आपके लिए हम क्या करेंगे, 2 दिन लाइव मॉक टेस्ट रखेंगे। आप ओएमआर शीट लेके उत्तर लगाना। ठीक साहब। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपके लिए बात करूं तो इसके बाद जो भी बच्चा शिक्षक बैच में इनरोल होना चाहता है तो हो जाइए भैया, सुपर 20 कूपन कोड लगाकर 639 में। पीडीएफ जो आपकी मैराथन हो रही है, वो जो आपकी संग्रह सीरीज होगी, वो जो हम लोग आपकी क्लासेस ले रहे हैं लगातार हर जगह, जो पीडीएफ कहाँ मिलती है, टारगेट विद अंकित, ये हमारा ऐप है। इसमें फ्री पीडीएफ फोल्डर में जाकर, टीचिंग एग्जाम TWA फोल्डर में जाकर यूपीटेट 2026 में जो कंटेंट मैराथन है वहां कंटेंट मैराथन लिखा होगा, जो संग्रह सीरीज होगी वहां संग्रह सीरीज लिखा होगा। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। सीटेट 20 कूपन कोड लगाकर आप सफलता बैच 2.0 से जुड़ सकते हैं, जिसकी लाइव क्लासेस 5 जुलाई से होंगी। ध्यान दें, समावेशी शिक्षा में हमने ADHD यानी अटेंशन डिफिसिट, ध्यान में कमी, अटेंशन डिफिसिट ध्यान में अभाव और अति सक्रियता, ऐसा बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, ये एक डिसऑर्डर है। ऐसे पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए सबसे प्रभावी रणनीति कौन सी है? ADHD वाले बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन रणनीति कौन सी है? लिखित काम दें? नहीं साहब। चंकिंग, चंकिंग का मतलब क्या है कि काम को छोटे छोटे भागों में बांटना और हर कार्य के कंप्लीशन के बाद, हर कार्य के कंप्लीशन, कंप्लीशन का मतलब हर कार्य को कंप्लीट होने के बाद, हर एक कार्य के कंप्लीशन के बाद, हर काम के कंप्लीट होने के बाद क्या करना है? हर काम के कंप्लीशन, हर काम के कंप्लीट होने के बाद गैप, रेस्ट देना है। क्या करना है गुड्डा? गैप देना है, रेस्ट देना है। क्या करना है? गैप दीजिए, रेस्ट दीजिए। आगे बढ़े। भारत में RPWD एक्ट 2016 किस तिथि से पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ? RPWD एक्ट 2016 किस डेट से पूरे भारत में लागू होता है? पूरे भारत में लागू होता है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? जून का महीना ही चल रहा है, आज 17 जून है, ये हुआ था 15 जून 2017 में। क्या कहोगे? याद रखना, RPWD एक्ट 2016 जिसमें कहा गया, क्या कहा गया बेटा जी? जिसमें दिव्यांगता 7 से बढ़ाकर क्या कर दी गई? 21। दिव्यांगता कितनी कर दी गई? 21 प्रकार की दिव्यांगता कर दी गई। 21 प्रकार की दिव्यांगता शामिल कर दी गई। जॉब में रिजर्वेशन जो था, ऐसे लोगों को जिनके अंदर दिव्यांगता का
कितना परसेंट है? 40% दिव्यांगता है, चाहे एसिड अटैक की, चाहे ड्वार्फिज्म बौनेपन की, चाहे आपके सिकल सेल की, किसी की भी। तो जॉब में रिजर्वेशन 3% से बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 4% कर दिया। क्या कर दिया? 4% कर दिया। 15 जून 2017। ये आपको इसलिए भी याद रहेगा क्योंकि ये जून ही चल रहा है। ठीक, आगे बढ़े। समावेशी शिक्षा का, ठीक है ना, समावेशी शिक्षा का, ठीक है ना, आ जाए आ जाए। समावेशी शिक्षा का बेटा संग्रह सीरीज कैसे मिल जाएगी? अरे मेरी औला, संग्रह सीरीज कैसे मिलेगी? कब से शुरू हो रही है गुड्डा संग्रह सीरीज? 23 जून निकल गई क्या? तन्नू, क्या नाम है? तन्नू एम फातिमा जी, तरन्नुम एम फातिमा, तरन्नुम फातिमा जी। कब से मिलेगी संग्रह सीरीज? कैसे मिल जाएगी अभी आपको संग्रह सीरीज? आज क्या 23 जून हो गई है गुड़िया? 23 तारीख को आ तो जाने दो, कैसे होगी? अरे भाई अकल के पीछे लठ लेके क्यों दौड़ती हो औलादों? हैं, दिमाग में चीजों को आ जाने दिया करो, लठ लेके दौड़ जाते हैं। समावेशी शिक्षा का वैश्विक घोषणा पत्र सलमान का स्पेन में एक सम्मेलन हुआ था। सलमान का कहाँ? स्पेन में एक सम्मेलन हुआ था जिसके अंदर ये पहली बार कहा गया था, क्या कहा गया था? कि भाई देखिए हर बच्चा अलग है, उसकी आवश्यकताएं अलग हैं, जरूरत अलग है, तो शिक्षा पद्धति भी ऐसी हो जो हर बच्चे की जरूरत को पूरा करे। कब हुआ था? 1994। नेक्स्ट, पिछड़े बालक वो हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि यानी EQ अपनी आयु के सामान्य स्तर से कम हो, जिनकी EQ अपनी आयु के सामान्य स्तर से कम हो। किसने कहा है? जल्दी बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। शैक्षिक लब्धि अपनी आयु के सामान्य स्तर से कम हो। बहुत बढ़िया। जनरली हमारा जवाब सिरिल बर्ट होता है, लेकिन आप गड़बड़ी कर रहे हो। आज बहुत ध्यान से एक चीज समझना, सिरिल बर्ट कहते हैं कि जिस बच्चे का EQ 85 से कम है वो पिछड़ा बच्चा है। जिस बच्चे का EQ 85 से कम वो पिछड़ा बच्चा। तो जब ये बात आए तो लगाना, क्या लगाओगे? सिरिल बर्ट। लेकिन जब ये आए कि पिछड़ा बच्चा वो है जिसकी EQ अपने सामान्य स्तर से कम है, तो वो कौन है? शोनल है। कौन है? शोनल है, कि सामान्य स्तर से कम है। हालांकि पिछड़े बच्चे की संकल्पना सबसे अच्छी तौर पर किसने दी? आप कहेंगे सिरिल बर्ट, लेकिन मेरे भाई सिरिल बर्ट ने पिछड़े बच्चे को डिफाइन करने के लिए एक प्रॉपर परिभाषा दी कि जिस बच्चे की EQ का मतलब क्या है? एजुकेशनल, शैक्षिक लब्धि। जिस बच्चे की शैक्षिक लब्धि EQ कितनी हो? 85 से कम हो, वो बच्चा पिछड़ा बच्चा है। अगर ये पूछा जाए तो जवाब सिरिल बर्ट होगा। जैसे क्रो एंड क्रो ने कहा है कि मानसिक रूप से मंद बच्चा वो जिसकी IQ 70 से कम हो, याद आ रहा होगा। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि जिस बच्चे की IQ 70 से कम है वो बच्चा पिछड़ा बच्चा है। सिरिल बर्ट मानसिक रूप से मंद बच्चा है। सिरिल बर्ट कहते हैं कि जिस बच्चे की EQ 85 से कम है वो बच्चा पिछड़ा बच्चा है। शोनल कहते हैं कि जिस बच्चे की EQ सामान्य से कम है वो बच्चा पिछड़ा बच्चा है। EQ का सूत्र क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, EQ का सूत्र है एजुकेशनल एज, यानी आप किस क्लास में पढ़ रहे हो, अपॉन में CA into 100। जैसे IQ का फॉर्मूला आता है, IQ का फॉर्मूला आता है कि आप मानसिक आयु मेंटल एज अपॉन में CA यानी वास्तविक उम्र इंटू 100 करते हो। ऐसे ही EQ कि आप EA एजुकेशनल एज, आप किस क्लास में पढ़ रहे हो, अपॉन में आपकी शारीरिक उम्र इंटू 100। मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा। आ जाए, ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों में कौन सी समस्या सबसे कॉमन होती है? ऑटिस्टिक बच्चे में जिसको देखते ही आप पहचान लो कि ये बच्चा ऑटिज्म से क्या है? पीड़ित है,
वो कौन सी होती है? ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे की समस्या कौन सी होती है? ऑटिस्टिक बच्चे की कौन सी समस्या सबसे आम है? मोटर स्किल, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर, मोटर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना या अपने अंगों के संचालन में दिक्कत, इस बच्चे को तो हम डिस्प्रैक्सिया से पीड़ित बच्चा बोलते हैं। क्या? डिस्प्रैक्सिया, काम नहीं कर पा रहा, प्रैक्सिया नहीं कर पा रहा, मूवमेंट कम है। सामाजिक संप्रेषण, बहुत बढ़िया, यानी ऑटिस्टिक बच्चे में क्या विशेषताएं हैं ऑटिस्टिक बच्चे की? तो आप कहेंगे कि विशेषताओं में पहली विशेषता है कि ये आई कांटेक्ट नहीं करता। ये बच्चा क्या नहीं कर पाता? आई कांटेक्ट नहीं कर पाता। ये बच्चा सामाजिक संप्रेषण, दूसरे बच्चों से बातचीत ढंग से नहीं कर पाता। ये बच्चा दूसरे बच्चों से बातचीत ढंग से नहीं कर पाता। ये बच्चा सामाजिक नहीं होता। इसको अपनी दिनचर्या में बदलाव पसंद नहीं। दिनचर्या, बैठने की सीट में क्या नहीं पसंद? इसमें किसी भी तरीके का बदलाव पसंद नहीं। ये चिड़चिड़ा जाएगा। क्या हो जाएगा? चिड़चिड़ा जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था? ऐसे बच्चों को चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाए, इनको चित्रों के माध्यम से संवाद किया जाए, इन बच्चों को म्यूजिक वगैरह सिखाया जाए, इनका ऑटिज्म अच्छे से डील होता है। इन बच्चों को प्यार से, सहयोग से, खेल विधियों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। समावेशी विद्यालय में बाधा रहित वातावरण बनाने के लिए कौन सी भौतिक सुविधा चाहिए? बाधा रहित वातावरण हर बच्चे को, चाहे डिस्प्रैक्सिया वाला बच्चा ही क्यों ना आए, जिसको मूवमेंट करने में दिक्कत आती है, वो भी बच्चा आराम से स्कूल में मूव कर सकता है। बाधा रहित वातावरण बनाने के लिए क्या जरूरी है? डिजिटल स्मार्ट बोर्ड, एयर कंडीशनड क्लासरूम, रैंप यानी फिसल पट्टी और व्हील चेयर, या कलरफुल वॉल्स। क्या जरूरी है? बहुत बढ़िया, क्या जरूरी है? रैंप और व्हील चेयर। कुछ काका मेरे भी बता रहे हैं भैया एयर कंडीशनड क्लासरूम चाहिए होते हैं। क्या आप एयर कंडीशनड क्लासरूम में पढ़े हैं? अच्छा, अगर एक स्कूल जिसके के अंदर एक बच्चा व्हील चेयर से आता है या बैसाखी से आता है, उस स्कूल में रैंप नहीं है, व्हील चेयर नहीं है, लेकिन क्लासों में एयर कंडीशनर है, तो आपको लगता है, अरे बुड़वक, आपको लगता है कि एयर कंडीशन क्लासरूम होगा तो बाधा रहित माहौल बन जाएगा। अरे पिट्टी लगाऊंगी बहुत बढ़िया वाली। अरे गुड्डा, बाधा रहित यानी वो बच्चा आसानी से क्लास में पहुंच पाए। आपने पानी पीने के जो टंकी या टैप बना रखे हैं वो थोड़ा नीचे भी लगा रखा है। भाई वातानुकूलित का मतलब होता है एयर कंडीशनड, है ना? आप इसको अनुकूलित, बच्चे के अनुकूलित समझ रहे हो, वातावरण अनुकूलित आप समझ रहे हो। बिट्टू, उसकी अंग्रेजी थोड़ी देख लिया करो। एयर कंडीशनड क्लासरूम चाहिए कि रैंप हो, फिसल पट्टी हो, व्हील चेयर हो, ताकि हर बच्चे के लिए इस क्लास तक पहुंच पाना बाधा रहित हो जाए। अरे काका लोगों, ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से गुड्डा। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए किस विधि का प्रयोग सबसे कम विश्वसनीय माना जाता है? मतलब कौन सी विधि सबसे बेकार है? गिफ्टेड बच्चा है तो अगर मैं टर्मन के अकॉर्डिंग बात करूं तो टर्मन के अकॉर्डिंग इसका IQ 140 है। क्या है? 140 प्लस IQ है। इसकी पहचान के लिए सबसे बेकार तरीका कौन सा है? बुद्धि परीक्षण, वो तो सबसे बेस्ट तरीका है जिससे पता लगेगा शैक्षिक उपलब्धि, सब्जेक्ट्स में नंबर कितने आए, ये भी सबसे बेस्ट तरीका है। क्रिएटिविटी टेस्ट, ये कोई ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि भाई ये कोई गारंटी नहीं कि प्रतिभाशाली बच्चा क्या होगा, क्रिएटिव होगा, लेकिन उससे भी बुरा ऑप्शन है शिक्षक का व्यक्तिगत मत, कि टीचर को लग रहा है कि यार ये इंटेलिजेंट है। ये कोई विश्वसनीय तरीका नहीं है। टीचर को जो आलू के पराठे खिला दो उसे इंटेलिजेंट लग सकता है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, तो समावेशी शिक्षा कहती है कि पहले तो आप UDL दो, यानी यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, यानी शिक्षा का सार्वभौमिक अविकल्प।
हर बच्चे को शिक्षा मिले, ऐसे तरीके आप इस्तेमाल करो। लेकिन फिर भी क्योंकि बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे से बिल्कुल अलग है, तो हर बच्चे की अपनी जरूरत हो सकती है, तो आप उसकी कमियों को दूर करने के लिए, अलग से उसकी प्रॉब्लम्स का समाधान करने के लिए इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम आईईपी यानी व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करते हैं कि भाई ये बच्चा सबसे अलग है, इसको गामक प्रॉब्लम है या दृष्टिबाधित है, तो किसकी भागीदारी अनिवार्य नहीं है? विद्यालय के प्रबंधक की, स्पेशल एजुकेटर की, पेरेंट्स की, क्लास टीचर की। बताइए किसकी भागीदारी अनिवार्य नहीं है? मतलब आपसे कहा जाए कि भैया ज्यादा कंपल्सरी नहीं है, भैया पेरेंट्स की तो जरूरी है। आप इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बना रहे हो, पेरेंट्स तो जरूरी है भाई, या आपकी गलती है? इसका मतलब आपकी क्लास में कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा होगा तो आप उसके पेरेंट्स को शामिल नहीं करोगे? गलत बात, आप उसके पेरेंट्स को शामिल करोगे, क्योंकि आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हो घर पे उसे पेरेंट्स भी उसी तरीके से समझाएं ताकि उसका कॉन्फिडेंस बना रहे, वो आगे बढ़े, तो पेरेंट्स की तो जरूरी है। आपसे पूछा किसकी भागीदारी अनिवार्य नहीं, स्कूल के मैनेजर का इसमें कोई लेना देना नहीं है, स्कूल के मैनेजर का कोई लेना देना नहीं। आपके क्लास का टीचर है, उसने देखा बच्चे की विशेष आवश्यकता है, हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर होता है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए, है ना, पूरा अपना ट्रेंड होता है, तो वो बताएगा आपके क्लास टीचर को कि भाई देखिए इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, आप इस गति से पढ़ाइए। तो क्लास टीचर एक इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बनाएगा, किसकी मदद से? स्पेशल एजुकेटर की मदद से, और ये प्लान पेरेंट्स तक भी पहुंचाया जाएगा ताकि वो बच्चा भी क्या हो सके, वो भी घर पे उसी तरीके से उसको कराए। आ जाए, कौन सा कारक समावेशी शिक्षा के मार्ग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? लचीली पाठ्यचर्या अगर है, बच्चे की जरूरत के हिसाब से अगर पाठ्यचर्या बदल रही है तो ये तो प्लस पॉइंट है, बाधा नहीं है, ये तो आसान बनाएगा। अगर आप मल्टी सेंसरी टीचिंग कर रहे हैं, यानी आप ऐसे पढ़ा रहे हैं कि एक से ज्यादा सेंस ऑर्गन बच्चों के शामिल हैं, तो अगर कोई बच्चा सुनने में बाधिता है तो वो देख कर समझ पा रहा है ना, अगर किसी बच्चे को देखने में दिक्कत है तो वो सुनकर समझ पा रहा है, तो ये भी प्लस पॉइंट है। अगर आप पहले से ही पूर्वग्रसित हैं, पूर्वाग्रह आपके अंदर है, यानी आप सोचते हो नहीं ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, और रूढ़िवादिता आपके अंदर है, तो ये समावेशी शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा होगी। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुईस ब्रेल ने किया था, है ना, किस वर्ष किया था? बाई चांस आपसे पूछ ले कि भैया किस वर्ष किया था, तो याद रखना 1824 में ब्रेल लिपि का क्या हुआ था भैया? आविष्कार हुआ था। क्या कहोगे? ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ था। ब्रेल लिपि में कितने डॉट्स होते हैं? तो याद रखना ये बहुत बार पूछा गया है, 6 डॉट्स होते हैं, ठीक है ना, 6 डॉट्स होते हैं, 6 बिंदु होते हैं ब्रेल लिपि। कब? 1824 में किया। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016, जिसे आप आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 कहते हो, और जो आपका दिव्यांग अधिनियम था 1995 का, उसमें पहले 7 तरीके की दिव्यांगता थी, वो बढ़ाकर कितनी दिव्यांगता कर दी गई? तो आपका जवाब होगा 21 दिव्यांगताएं कर दी गई। डिसलेक्सिया शब्द को सबसे पहले 1887 में किस जर्मन नेत्र रोग विशेषज्ञ ने बताया था? ये आपके नोट्स में आपने पढ़ा है। डिसलेक्सिया शब्द 1887 में सबसे पहले किसने दिया था डिसलेक्सिया शब्द? तो बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। आप ऑप्शन भी देख के बता सकते हैं, अगर आपने रटा भी ना हो नोट्स को तो भी आप बता देंगे कि डिसलेक्सिया शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था, डिसलेक्सिया शब्द ही सबसे पहले किसने दिया। जैसे अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको कईयों बार कहा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता, ये शब्द सैमुअल क्रीक का है। अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी, कि बच्चे को लर्निंग के, सीखने के किसी एक आयाम में, चाहे रीडिंग में, चाहे राइटिंग में, है ना, चाहे क्या कहना चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, चाहे मैथ्स में कोई दिक्कत आती होगी, तो लर्निंग डिसेबिलिटी ये शब्द सैमुअल किर्क ने दिया था। सैमुअल किर्क ने दिया था लर्निंग डिसेबिलिटी।
आपसे पूछ रहे हैं डिसलेक्सिया शब्द किसने गढ़ा था? बहुत बढ़िया, रुडोल्फ बर्लिन ने। कितने कम ही बच्चों ने जवाब दिया रुडोल्फ बर्लिन ने, लेकिन बिल्कुल सही जवाब दिया। रुडोल्फ बर्लिन ने डिसलेक्सिया शब्द गढ़ा था, आपके नोट्स में है, आ जाए। भारत सरकार द्वारा एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था इसलिए आज फिर लेकर आई हूं। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन IEDC फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ये स्कीम भारत सरकार ने कब लॉन्च की थी? और ये मैंने आपको जब बताया था तो साथ ही साथ मैंने आपको एक और बताया था, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर सेकेंडरी स्कूल, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर सेकेंडरी स्कूल, वो भी आपका कब आया है? तो वो आपका 2016 में भारत सरकार की योजना रही है कि समावेशी शिक्षा सेकेंडरी स्कूल में भी रहेगी। तो यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि भारत सरकार ने ये कब शुरू किया गया था, एकीकृत शिक्षा को कब शुरू किया था? तो 1974। ये क्वेश्चन आप देखिएगा, समावेशी शिक्षा नाम से हेडिंग से जो मैंने क्वेश्चन आंसर कराए हैं उसमें ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपसे कराए हैं, उसमें भी ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। समावेशी शिक्षा फॉर सेकेंडरी स्कूल, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर सेकेंडरी स्कूल, मतलब सॉरी इंटीग्रेटेड नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर सेकेंडरी स्कूल, वो 2016 में आया था। और इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा से पहले एकीकृत शिक्षा का कंसेप्ट कब आया था? तो 1974 में। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। आप अगर उठा के देखेंगे तो जो आपको प्रीवियस मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उनके अंदर हेडिंग है समावेशी शिक्षा, उसके अंदर ये मैंने क्वेश्चन आपको कराया है। अधिगम के लिए सार्वभौमिक प्रारूप, तो मैंने आपको कहा समावेशी शिक्षा कहती है कि आप यूडीएल का यानी लर्निंग का यूनिवर्सल डिजाइन बनाएंगे, लर्निंग का अधिगम का सार्वभौमिक डिजाइन बनाएंगे ताकि हर बच्चा सीख पाए, ताकि हर बच्चा चाहे उसकी जरूरत कैसी भी हो उस एक अकेली क्लास में उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो पाए। तो किस क्षेत्र से प्रेरित है? डिजिटल संरचना, बहुमंजिला भवन, शहरी नियोजन या आर्किटेक्चर? बताएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बता पाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बता पाएंगे। देखिए पहले तो मैं बता दूं, यूडीएल में यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग में समावेशी शिक्षा में कहते हैं कि टीचर अकेला न पढ़ाए, टीचर क्या करे, मल्टीपल वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मल्टीपल वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व के, क्या करे, प्रतिनिधित्व के कई तरीकों का प्रयोग करे पढ़ाने के लिए, टॉपिक को पढ़ाने के लिए प्रतिनिधित्व के कई प्रकार, है ना, कई रास्ते चुने, पढ़ाने के कई रास्ते चुने। दूसरा आप कहें तो आप कहेंगे सहभागिता के कई रास्ते चुने, यानी कई एक्टिविटीज कराए जिससे कि बच्चा इन्वॉल्व हो सके लर्निंग में। और अभिव्यक्ति और कार्य के, बच्चों को उन्होंने क्या सीखा, अभिव्यक्ति व कार्य के कई रास्ते चुने, बच्चों को कई मौके दे, केवल पेन पेपर टेस्ट न करा। तो यूडीएल का विचार कहां से आया होगा, कहां से आया होगा? डिजिटल स्ट्रक्चर। क्या डिजिटल स्ट्रक्चर कई सारी चीजों में काम करता है? बहुमंजिला भवन, मल्टी लेवल जो भवन होते हैं वो, या अर्बन प्लानिंग या आर्किटेक्चर से आया होगा? देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, वास्तुकला से आया है। जैसे वास्तुकला में आप देखते हो कई संस्कृतियां मिली होती हैं, कई संस्कृतियां मिली होती हैं, कई संस्कृतियां शामिल होती हैं, कई रंग शामिल होते हैं। कोई भी आर्किटेक्चर, कोई मंदिर बना है बेटा तो कई संस्कृतियां शामिल, कई रंग शामिल हैं, उसमें कई मूर्तियां बनती हैं, कई मूर्तिकार शामिल हैं, ठीक है ना, कई कलाकार शामिल होते हैं, है ना। तो एक अकेली चीज पे नहीं बनती है कोई भी आर्किटेक्चर। तो इसी तरीके से यूडीएल इसी विचार पे है कि जैसे कोई आर्किटेक्चर है ना, कई सारी मूर्तियां उसके अंदर हैं, कई कलाकार हैं, कई विचारधाराएं उसके अंदर शामिल होती है, ऐसे ही यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, समावेशी शिक्षा कहती है हर तरीके का बच्चा आपकी क्लास में आएगा, तो उसको एक क्लास में शामिल करने के लिए आपको एक एजुकेशन का ऐसा डिजाइन बनाना होगा कि जिससे मल्टीपल वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, बच्चों को
टीचर पढ़ाने के, प्रतिनिधित्व के, एक टॉपिक को पढ़ाने के कई रास्ते खोजे, बच्चों को क्लास में शामिल करने की कई एक्टिविटीज कराए, बच्चों को अपने आप को कितना सीखा उसको अभिव्यक्त करने के कई रास्ते खोजे। सूची 1 को सूची 2 से मिला दो, मिलाओ आराम से। डिसग्राफिया, तो ग्राफ पर लिखना होता है, तो लेखन में दिक्कत है, 4। डिस्प्रेक्सिया, मूवमेंट में दिक्कत होती है, गामक, इसके हाथों में, जॉइंट्स में प्रॉब्लम, मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए ऐसे बच्चे को गेट के पास बिठाना है, ताकि कॉर्नर वाली सीट पे बिठाना है, ताकि इसको बाहर निकलने में दिक्कत ना हो। डिसलेक्सिया, पठन विकार, स्पेलिंग में एरर करेगा। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन विकार। 4 2 1 3, 4 2 1 3 ले लो बेटा जी, 4 2 1 3। सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ, लॉजिक लगाओगे, मिला लोगे। लर्निंग डिसेबिलिटी, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि देखो भैया, देखो बेटा कि डिसलेक्सिया शब्द रुडोल्फ बर्लिन का था। डिसलेक्सिया शब्द 1885 में सबसे पहले रुडोल्फ बर्लिन ने दिया। अधिगम अक्षमता क्या होती है? हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विकार हैं, और ये लर्निंग के किसी भी एरिया में दिक्कत प्रतिभाशाली बच्चे को भी हो सकती है, मंद बुद्धि बच्चे को भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, और वो पूरी तरह कभी ठीक नहीं होती, उसमें सिर्फ सुधार संभव है। ये मैंने पहले भी बताया, आज भी बता रही हूँ, फिर भी बता रही हूँ। तो लर्निंग डिसेबिलिटी, ये शब्द किसका है? मानसिक मंदता का मापन। 6 कोड, 6 कोड किस में आते हैं? ब्रेल लिपि में आते हैं। 6 कोड किस में आते हैं बेटा? ब्रेल लिपि में आते हैं। तो ये हो गया। मानसिक मंदता का मापन किसने किया होगा? मेंटल रिटार्डेशन का मापन किसने किया होगा? अधिगम अक्षमता, सैमुअल कीर्क को जोड़ दीजिए। तो A का 3 C का 1, A का 3 C का 1, तो ये एक ही उत्तर देखने को मिल रहा है, और वो है आपका D। तो अब इसको मैच कर लो बुद्धि लगा के। मानसिक मंदता यानी कोई व्यक्ति की मानसिक आयु कितनी है, मेंटली उसकी एज कितनी है, दिमाग, शरीर की जितनी उम्र है उसके हिसाब से उसके दिमाग की उम्र कितनी है, ये आपको पता है, ये अल्फ्रेड बिने ने दिया। 2, स्वालीनता, जिसे कैनर सिंड्रोम भी कहते हैं, लियो कैनर लेकर आए थे। कैनर सिंड्रोम से कैनर आ जाता है। स्वालीनता की बच्चा आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करता, कम्युनिकेशन नहीं करता, सामाजिक नहीं है। लियो कैनर ने स्वालीनता शब्द के बारे में सबसे पहले काम किया था। ठीक सा, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। भारतीय, इसे मैच करें, इसे आप कर सकते हैं, लॉजिक लगाएंगे तो इसे भी कर जाएंगे, और बहुत 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता लगेंगी। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल एक्ट कब आया होगा? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में आया था। तो C का 2 देखो, C का 2 देखो, तो 2 ऑप्शन है ऐसे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था साहब आपका? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था। देखो B का 1 कहाँ है, B का 1 कहाँ है? दोनों में B का 1 है, ऐसा बहुत रेयरेस्ट होता है। अब बुद्धि लगा। आरसीआई एक्ट, यानी ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से मंद होते हैं, या ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई अपराध किया है, ऐसे बच्चों को लिए पुनर्वास परिषद, ऐसे बच्चों को दोबारा से समाज में स्थापित करने के लिए, रिहेबिलिटेशन करने के लिए एक एक्ट आया। आरसीआई एक्ट कब शामिल करोगे, और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल एक्ट कब शामिल करोगे? बहुत बढ़िया भैया, देखो सोच समझ कर बताया करो, ऐसे मतलब अंड भंड भी नहीं बताना होता, ऐसा भी नहीं करना होता कि तुम कुछ भी गप्पसी मार दो, ठीक है ना? आ जाओ, इसे कहते हैं अकल के पीछे लठ लेकर दौड़ जाना, ठीक है? जितनों भी बच्चों ने बताया बहुत बढ़िया। अरे मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, भारत इतना कब आजाद हुआ, कितना समझदार हुआ कि ये मानने लगे कि मानसिक स्वास्थ्य भी एक अच्छी चीज होती है, उसकी देखभाल होनी चाहिए। ये हाल ही के वर्षों में हुआ है कि मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल का एक्ट 2017 में आया, जब बेंगलोर के अंदर निमहंस बना। क्या बना? निमहंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आपका निमहंस, क्या बोलते हैं, मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। जब आपका क्या बना है? निमहंस बना। क्या बना? 2017 में ही निमहंस बना है। कहां बना है बेटा जी? बेंगलुरु में बना है।
कहाँ बना है? बेंगलुरु। तो अब व्यक्ति मानता है कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारतीय पुनर्वास एक्ट ये कब का एक्ट है बेटा? ये बहुत पुराना एक्ट है, 1992 का एक्ट है। तो याद रखना ये दो चीजें, भारतीय पुनर्वास एक्ट 1992 का और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए इसकी देखभाल का 2017 में। ये इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है। अगर कुछ भी तुम्हें नया मिले तो भी तुम उसे आसानी से कर सकते हो लॉजिक से। प्रतिभाशाली बच्चा, बताओ, पिछड़ा बच्चा, समस्यात्मक बच्चा, क्रिएटिव बच्चा। प्रतिभाशाली बच्चा जिसकी आईक्यू टर्मन के अकॉर्डिंग हाई होगी। ऐसे क्वेश्चन से क्या होता है, एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन कर लेते हो एक ही क्वेश्चन से। तो याद रखना, आपका नेशनल रिहैबिलिटेशन है ना, जो एक्ट बना, आपका राष्ट्रीय पुनर्वास काउंसिल जो बना, वो कब बना है? तो याद रखना 1993 बना। आ जाए, प्रतिभाशाली बच्चा, इसका आईक्यू 140 से ऊपर होता है गुड्डा। पिछड़ा बच्चा, सिरिल बर्ट ने कहा। किसने? तो आप कहोगे सिरिल बर्ट ने कहा जिस बच्चे की आईक्यू 85 से कम हो, उस ईक्यू 85 से कम हो, वो पिछड़ा बच्चा। और शॉनल ने क्या कहा कि वो बच्चा जिसका ईक्यू सामान्य से कम है वो बच्चा पिछड़ा बच्चा। दोनों में अंतर है, शॉनल मत लगा देना। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? 3। समस्यात्मक बालक, हमेशा जो आप कहोगे वो नहीं करेगा, समाज विरोधी व्यवहार। क्रिएटिव बच्चा डाइवर्जेंट थिंकर होगा, एक ही प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन, आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा। 4 3 1 2, 4 3 1 2, हम ये देख सकते हैं, हम 4 3 1 2 हमें यहां मिल रहा है गुड्डा। क्या सभी ने सी बताया? बहुत बढ़िया। 4 3 1 2। आगे बढ़ेंगे, फिर मिलाइए सूची, एक को सूची किससे? बी से। IEDC यानी एकीकृत शिक्षा, दिव्यांग, इसके लिए बच्चों के लिए। इंटीग्रेटेड, अभी अभी आपको पढ़ाया है मैंने ये। इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, यानी जो बच्चे डिसेबल्ड हैं बेटा, डिसेबल्ड हैं, ऐसे बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा कब शुरू की गई थी? तो आप सब जानते हो 1974 में शुरू की गई थी। तो देखो एक का 4 कहाँ है? आपका उत्तर एग्जाम में पहली ही बार में निकल आएगा, है ना? अच्छा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर सीनियर सेकेंडरी, किसका मतलब जो बच्चे है ना सीनियर सेकेंडरी में हैं उनके लिए हम कब इसको शुरू करेंगे? सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चों के लिए तो भैया वो 2009 में आई थी। तो यहाँ तो अब आप देख ही लोगे, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड कहां पर? सीनियर सेकेंडरी के लिए। तो वो कब आई? जब RTE एक्ट आपका आता है तो 2009 में ही आती है। प्रोजेक्ट PIED यानी आपके लिए इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बनाया जाएगा डिसेबल्ड बच्चों के लिए। डी का मतलब डिसेबल्ड है, तो डिसेबल्ड बच्चों के लिए पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाया जाएगा, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बनाया जाएगा। तो प्रोजेक्ट PIED ये कब आया था? तो ये आया था 1987 में। और समग्र शिक्षा अभियान, जिसमें आपका बहुत कुछ शामिल है, जिसके अंदर सर्व शिक्षा अभियान, प्रौढ़ शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सबको शामिल किया जाता है, वो 2018 है। वो क्या रहेगा? 2018। तो एक से आपका सारा निकल गया। एकीकृत शिक्षा 1974, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड माध्यमिक स्तर पर वो कब आई थी? जब RTE एक्ट आया है 2009 में। मेरे को लगता है मैंने आगे कहीं इसको 2016 बता दिया, मैं एक बार देख लूं। हाँ, IEDSS 2009 है। मैं यही तो कह रही हूँ कि कहीं गलती से मैंने इसे 16 बता दिया है। 2009 जब तुम्हारा क्या आया है? जब तुम्हारा RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है। इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा, किसके लिए? दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा। दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा किस स्तर पर? माध्यमिक स्तर पर। किस स्तर पर? माध्यमिक स्तर पर, सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, ठीक है ना, सेकेंडरी स्तर पर है। आ जाइए बेटा, आ जाए, मैच करें। थॉर्नडाइक किससे जोड़े? पावलव किससे? स्किनर किससे? कोहलर किससे? तो थॉर्नडाइक व्यवहारवादी, पावलव व्यवहारवादी, स्किनर व्यवहारवादी, कोहलर
गेस्टाल्टवादी हैं, गेस्टाल्टवादी हैं जो कहते हैं कि प्रॉब्लम का सलूशन आप यांत्रिक तौर पर नहीं करते, पूरा दिमाग लगाकर प्रॉब्लम को पूरी तरह समझकर और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक सा। तो कोहलर किससे जुड़े हैं? सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से। थॉर्नडाइक किससे जुड़े हैं? प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत से। पावलव किससे जुड़े हैं? तो आप कहेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांत से। स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन से। तो 3, 1, 2, 4 हमारा पहला ही उत्तर हो गया। नेक्स्ट करें, अगर लर्निंग के ट्रांसफर की बात करें तो लर्निंग का पॉजिटिव ट्रांसफर कौन सा होता है? लर्निंग का पॉजिटिव ट्रांसफर जो सीखने में मदद करे, लर्निंग का नेगेटिव ट्रांसफर जो सीखने में बाधा पहुंचाए, जो क्या करे? बाधा पहुंचाए। जीरो ट्रांसफर कोई असर नहीं, पुराने सीखे हुए का कोई असर नहीं। बायलेटरल ट्रांसफर द्विपार्श्विक अंतरण कि शरीर के एक भाग को सिखाया हुआ ज्ञान दूसरे भाग में भी ट्रांसफर हो जाए। तो ये तो 2, 1, 4, 3 2, 1, 4, 3 हमारा उत्तर है। क्या सभी का बी आ रहा है? बहुत शानदार। मलाइए थॉर्नडाइक के गौण नियम यहाँ दे रखे हैं और यहाँ उनका अर्थ दे रखा है कि क्या होगा। तो थॉर्नडाइक के सेकेंडरी लॉज कितने हैं? तो आप जानते हैं 5 सेकेंडरी लॉज हैं थॉर्नडाइक के। इसमें मनोवृत्ति का नियम, यानी कोई व्यक्ति उसका मेंटल सेट कैसा होगा, ये क्या कहता है कि जैसी आपकी मानसिक स्थिति होगी वैसा ही आप सीखोगे। अगर आपकी मानसिक स्थिति जेन्युइन होगी आप जल्दी सीखोगे, परेशान होगी नहीं सीखोगे। बहु अनुक्रिया नियम, यानी आप किसी भी समस्या के समाधान के लिए कई सारे अनुक्रियाएं करते हैं, गलत भी करते हैं, सही भी करते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक कि सही प्रयत्न नहीं करने लगते। आंशिक क्रिया का नियम, काम को छोटे छोटे भागों में बांटकर सीखिए। सादृश्यता या समानता, एनालॉजी या असिमिलेशन का नियम कि भाई कि पहले कोई प्रॉब्लम आई तो उससे मिलती जुलती पहले प्रॉब्लम क्या थी और तब हमने क्या सॉल्यूशन निकाला, तो पूर्व अनुभव का प्रयोग करना। 2, 4, 1, 3 देखिए साहब, 2, 4, 1, 3 क्या सभी का जवाब सी जा रहा था? बहुत बढ़िया। क्या सभी का जवाब सी जा रहा था? बहुत बेहतरीन। फिर मिलाइए सूची 1 को सूची 2 से। थॉर्नडाइक, पावलव, स्किनर, कोहलर, यहाँ इन्होंने किन जीवों का प्रयोग किया? तो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया बिल्ली पर और पावलव ने प्रयोग किया कुत्ते से, स्किनर ने प्रयोग किया चूहे पर और कोहलर ने प्रयोग किया सुल्तान नामक चिंपांजी। तो 3, 1, 4, 2 क्या कहेंगे? 3, 1, 4, 2 रहेगा। आगे आए, स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, यानी यूसीएस क्या है? आ गया क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा अगर आपको पावलव के प्रयोग में यूसीएस, यूसीआर, सीएस, सीआर ये पता है कि कौन है और किसी भी स्थिति में आपको अगर क्वेश्चन बदलकर भी पूछे तो आप उसमें यूसीएस, स्वाभाविक उद्दीपक, अनअनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित अनुक्रिया ढूंढ पाते हैं तो आप कहीं किसी दिक्कत में नहीं होंगे। तो बताइए यूसीएस क्या है, यूसीएस क्या है, यूसीआर क्या है? और आपके हम कहें अगर स्किनर ने एक शब्द दिया था, स्किनर ने एक शब्द दिया था शेपिंग, आकृतिकरण, कि भैया आप किसी व्यक्ति के अंदर जो वांछित व्यवहार चाहते हो वो एक साथ नहीं आएगा, शेपिंग करने में समय लगेगा, धीरे धीरे पुनर्बलन देते रहो, उस दिशा में बच्चा आगे बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होगा। जैसे मैंने आपके व्यवहार में परिवर्तन करने में पूरे 3 महीने लगाए हैं गुड्डा, और अभी भी जब आप मुझसे ये कहते हो दीदी समावेशी शिक्षा का शॉर्ट वीडियो बना देना, तो मेरा मन करता है बिल्कुल बना दूं। इनको हर तरीके से पढ़ने में खुद से इनको फोकस करवाना, उस तरीके से तुम्हारा शेपिंग करने में कि बेटा जिसका यूपी टेट में 130 है उसके लिए सुपर टेट में क्या 50% भी मेहनत नहीं है। क्यों? क्योंकि सीडीपी तुम्हारी मैंने उसी लेवल की पढ़ा दी, तुमने ईवीएस उसी लेवल की पढ़ ली, तुमने हिंदी उस लेवल की पढ़ ली, तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट था सेकंड लैंग्वेज उस लेवल का पढ़ लिया, तुम्हारे में कंप्यूटर आता है, हालांकि वो साइंस में अलग से दे रखा है, वो तुमने पढ़ लिया। तो मतलब जबरदस्त
50% आपकी मेहनत बच जाती है। बहुत अच्छा बाकी सब्जेक्ट्स को रिवाइज और बाकी चीजों को करना, तो शेपिंग में समय लगता है। स्वतः पुनर्प्राप्ति, ये भी पावलव का है। तो यूसीएस क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? भोजन है बेटा। स्वाभाविक अनुक्रिया, भोजन पर लार टपकना स्वाभाविक अनुक्रिया। आकार देना क्या है? आकार देना धीरे धीरे होता है। क्रमिक सन्निकटन, यानी शेपिंग धीरे धीरे होती है कि मैं एक साथ नहीं कर सकती। सक्सेसिव, एक दिन में मुझे सफलता नहीं मिलेगी। सक्सेसिव, क्रमिक रूप से मुझे सफलता मिलेगी, लगातार छोटे छोटे स्टेप्स में काम करते हुए। स्वतः पुनर्प्राप्ति की जब लगातार पावलव सीएस यानी घंटी बजाते रहे और यूसीएस यानी भोजन देना बंद कर देते हैं, तो फिर क्या होता है? बॉन्ड विलोपन हो जाता है। लेकिन फिर दोबारा से जब घंटी बजने के बाद भोजन दिया जाता है तो घंटी पर लार टपकने लगती है, स्वतः प्राप्ति हो पाती है। 3 1 2 4, 3 1 2 4। क्या गुड्डा ए ही लगाया है? बहुत शानदार मेरा बच्चा, बहुत प्यारा मेरा बच्चा। सतत सुदृढ़ीकरण की तुलना में आंशिक सुदृढ़ीकरण कैसा प्रभाव डालता है? तो सुदृढ़ीकरण यानी रीइंफोर्समेंट, यानी पुनर्बलन। ये बात किसने कही? तो कहेंगे स्किनर ने कही। स्किनर ने कहा, क्या कहा? पुनर्बलन की सारणी दी स्किनर ने। क्या दी बेटा? पुनर्बलन की सारणी दी स्किनर ने। और उन्होंने कहा कि पुनर्बलन कब कब देना है ये देखा जाए, कि पुनर्बलन कब कब देना है ये देखा जाए। तो उन्होंने कहा सतत पुनर्बलन देते हैं तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, लेकिन कभी कभी पुनर्बलन देते हैं तो वो अच्छा होता है। तो सतत की तुलना में आंशिक का प्रभाव बताना है। तो आंशिक ज्यादा स्थायी लर्निंग कराता है। क्या कराता है? आंशिक ज्यादा स्थायी लर्निंग कराता है। सतत पुनर्बलन धीरे धीरे प्रभाव खत्म हो जाता है। रॉबर्ट गैने की लर्निंग पदानुक्रम में सर्वोच्च स्तर पर कौन सा अधिगम आता है? तो गैने की किताब है कंडीशंस ऑफ लर्निंग, कई बार पूछी गई है। गैने की किताब का नाम क्या है बेटा जी? कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ये गैने की किताब का नाम है। क्या नाम है? कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ये गैने की क्या है बेटा जी? किताब का नाम है। तो गैने के लर्निंग पदानुक्रम में सबसे ऊपर कौन सी है? इसमें इन्होंने अधिगम सोपानगी की लर्निंग का एक क्रम होता है। लर्निंग का क्या होता है? एक क्रम होता है। और 8 प्रकार की लर्निंग बताई, जिसमें से एक को भी स्किप नहीं किया जा सकता, जिसमें से एक को भी स्किप नहीं किया जा सकता। ठीक, तो पदानुक्रम में हायर लेवल पर कौन सी रखी जाती है? तो आप कहोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे हायर रखी जाती है। सबसे निम्न लेवल पर, अगर इनमें से सबसे निम्न लेवल पर रखने के लिए कहा जाए तो बताओ, इनमें से निम्न उदाहरणों में से अगर किसी को सबसे नीचे रखना हो तो कौन सा होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएंगे। इनमें से अगर ये जो दिए हैं, इनमें से भी सबसे ऊपर समस्या समाधान है, ओवरऑल भी समस्या समाधान है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि दिए हुए ऑप्शन में सबसे निम्न किसको रखोगे, दिए हुए ऑप्शन में, तो आपको उत्तर देना है निम्न। निम्न और सामने उत्तर दे देना है कि दीदी इसको रखेंगे। निम्न और सामने उत्तर दे देना है। निम्न और सामने क्या दे देना है? उत्तर दे देना है। बहुत बढ़िया। जिसने कंसेप्ट बताया उसको ये आज भी अधिगम सोपानगी पूरी याद है। संकेत ऑप्शन में है ही नहीं। अकल के पीछे लठ लेकर नहीं भागते बेटा जी। मैंने कहा दिए हुए ऑप्शन में से सबसे नीचे कौन सा है? तो कौन सा है? कंसेप्ट, ना कि सिद्धांत, ना कि नियम। सिद्धांत और नियम एक ही है। सिद्धांत और नियम एक ही है और कंसेप्ट उनसे नीचे है। दिए हुए में कंसेप्ट कहाँ है? निम्न आएगा। इनमें से कंसेप्ट निम्न आएगा। याद आ रहा है? तो क्या बताया था कि भैया, एक यहाँ पे बताऊं कि पहले भैया सिग्नल दिया, फिर उद्दीपक अनुक्रिया हुई, है ना, फिर चेन बनी, उद्दीपक अनुक्रिया, फिर एक दूसरे को इशारों में रोज इशारे होने लगे तो चेन बन गई इशारों की। फिर क्या हुआ बेटा? पहली बार बातचीत हुई, शाब्दिक अधिगम हुआ, डेविड ऑस्वेल वाला। फिर विभेदात्मक, तो कहा कि मेरा वाला सबसे अलग है। फिर उन्होंने क्या करा? आपस में कुछ कंसेप्ट बनाए बेटा जी, फिर कुछ नियम बनाए, सिद्धांत बनाए, और इस तरीके से
उन्होंने समस्या का क्या किया, अपने जीवन की समस्या का समाधान। रिवाइज कर लिया करो पूरी जो मोहब्बत की कहानी है उसको दिमाग में, ठीक है ना, पूरी मोहब्बत की जो कहानी है उसको रिवाइज कर लिया करो। लठ लेकर बुद्धि के पीछे भागा मत करा करो, समझा करो क्या है, ये तो भूल जाते हो, ये SSCD-PD भूल जाता है बच्चा, कहानी याद रह जाती है। SSCD-PD तो मैं अगर अभी आपसे पूछूं, है ना, ये कौन है ये SSCD-PD वाला, राकेश चौबे, चलो तुमसे पूछ रहे हैं भूत बाबा, बताओ अगर इसी कोड से याद रहे तो मैं तुमसे पूछ रही हूं कि भैया हर्बर्ट ने पंचपदी प्रणीत, मॉरिसन की पंचपद जो है ना, राकेश चौबे जी बताएंगे मॉरिसन के पंचपदों का कोड क्या है, बताओ। मॉरिसन के जो पंचपद हैं उनका कोड बता दो लर्निंग में। मॉरिसन ने शिक्षण में, है ना, मॉरिसन ने शिक्षण के स्तर बताए हैं, कौन सा, बोध शिक्षण, अंडरस्टैंडिंग शिक्षण बताया। बताना बेटा ONCD-PG बच्चे, बताना ONCD-PD वाले बालक, बताना इसका कोड बच्चा जनरली भूल जाता है, एक आध दो हो याद रह पाते हैं, जो कई बार रिवाइज किए गए हों याद रह जाते हैं, कहानियां ज्यादा बेहतर याद रहती हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, गायब हो गया वो बालक, बहुत बढ़िया। क्या रहेगा, क्या रहेगा, क्या रहेगा, वो पापा चले गए, पापा चले गए आओ PPCGA, वो तो हर्बर्ट का है। DPAOE डिस्कवरी, खोज करे, प्रस्तुत करे, असिमिलेट आत्मसातीकरण करे, सीखे हुए को संगठित ऑर्गेनाइज करे और फिर एक्सप्रेस करे। बच्चा कहानी नहीं भूलता। PPCGA किसका है, पापा चले गए आओ, PPCGA हर्बर्ट का है, समझे, ये कांड होता है। तो कांड को दूर रखते हुए कहानी याद रखो कि एक लड़के ने लड़की को संकेत दिया, लड़की ने भी उस उद्दीपक के प्रति क्या किया, अनुक्रिया की, फिर दोनों के इशारों की श्रृंखला बन गई। एक बार फोन नंबर पास हुआ, फोन पर बात हुई, बात करके बड़ा अच्छा लगा, कहा, विभेद किया, मेरा वाला सबसे अलग है, जीवन में एक दूसरे के प्रति कंसेप्ट बनाया कि भैया हम ऐसे एक दूसरे को जानू बोलेंगे, कोई आएगा तो म्याऊ बोलेंगे, और फिर कुछ नियम और सिद्धांत बनाए कि पढ़ाई करेंगे, फिर जाके शादी करेंगे, और इस तरीके से समस्या का समाधान हो। आगे बढ़े। बिना किसी प्रत्यक्ष पुनर्बलन के लिए भी लर्निंग संभव है, ये सिद्धांत किसका मूल आधार होगा, थोड़ा लॉजिक लगाना है। बिना किसी प्रत्यक्ष, ठीक है ना, हाँ, बिना किसी प्रत्यक्ष पुनर्बलन के भी लर्निंग संभव है, ये सिद्धांत किसने दिया, हाँ, फिर आदत हो गई, आ जाओ। बिना, कहानी नहीं भूलता भाई बच्चा, ये कहानियां जो मैं सुनाती हूं तुम्हें उसके पीछे का कारण है, बच्चा कहानी नहीं भूलता। अब देख रहे हो ना, DPAOE, पापा चले गए आओ, है ना, पापा चले गए आओ, हर बात तुमसे करेंगे आओ, तो अब भूलना मत इसको, क्योंकि बच्चा क्या करता है, बच्चा एक बहुत बड़ी दिक्कत का शिकार है कि मिक्स कर देता है, क्योंकि रिवीजन कम होता है उस पर, ठीक है, बताएंगे। बिना किसी प्रत्यक्ष पुनर्बलन के, प्रत्यक्ष पुनर्बलन नहीं है यानी अप्रत्यक्ष पुनर्बलन है, अधिगम संभव है। गुप्त अधिगम का सिद्धांत, लेटेंट लर्निंग थ्योरी टॉलमैन की, कि सामने बेशक कोई पुनर्बलन ना हो, टॉलमैन की, प्रत्यक्ष पुनर्बलन ना हो फिर भी लर्निंग होती है। जैसे टॉलमैन के चूहे सीख चुके थे क्या, कि भैया भूल भुलैया में कैसे जाना है। क्रिया प्रसूत स्किनर का है। प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत किसका है, तो कहेंगे थॉर्नडाइक का। और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसकी है, तो आप कहेंगे शास्त्रीय अनुबंधन किसका है, पावलोव का। अब देखो फिर से अकल के पीछे लठ लेके दौड़ गए। मैंने देखा कुछ बच्चे गुथरी बता रहे थे, यहां गुथरी का सिद्धांत भी दे रखा था क्या, तो आपको ऑप्शन को देखना है। यहां क्वेश्चन आपसे ये नहीं कह रहा कि कौन अपने सिद्धांत में पुनर्बलन और अभ्यास का विरोध करता है, ऑप्शन देखकर उत्तर देना, ये आपकी आंखें सही हैं, दिमाग सही से काम कर रहा है, इसकी सबसे बड़ी निशानी है। इसमें सबसे बड़ी निशानी, गुथरी तो कहीं दिख ही नहीं रहा। गुथरी होता तो एकल प्रयास का नियम, सन्निकटता का नियम, कॉन्टिग्यूटी का लॉ, या उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन का नियम, कुछ ऐसा लिखा होता। तो फिर क्यों जवाब दे रहे हो गुथरी गुड्डा, क्वेश्चन पढ़ो, समझो, रुको, आराम से उत्तर दो।
लर्निंग की गति को सबसे तीव्र और दिशा प्रदान करने वाला आंतरिक कारक कौन सा है? आंतरिक कारक जो अंदर से आएगा, जो आपकी लर्निंग को सबसे स्पीड देगा और एक सही दिशा देगा। मोटिवेशन, परिपक्वता, बुद्धि या मेमोरी? देखिए अच्छे से सोच के बताइएगा कि आंतरिक कारक कौन सा है। आंतरिक कारक कौन सा है जो सबसे ज्यादा आपकी मतलब आपकी क्या बोलते हैं लर्निंग को सबसे ज्यादा तेज कर देगा? बच्चे ऐसे कह देते मैम कॉल मी मैम, कॉल मी। मोटिवेशन इज द हाईवे ऑफ लर्निंग। किसने कहा है गुड्डा? हम कहेंगे स्किनर ने कहा है। हम कहेंगे स्किनर ने कहा है। क्या कहा है? कि मोटिवेशन इज द हाईवे ऑफ लर्निंग। क्या कहा है? कहा है मोटिवेशन इज द हाईवे ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन इज द हाईवे ऑफ, क्या कहेंगे? हाईवे ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का क्या है? राजमार्ग है। नवीन सीखे गए ज्ञान द्वारा पहले संचित स्मृति को याद करने में बाधा उत्पन्न हो तो ये क्या कहलाता है? तो विस्मृति जो टॉपिक है, विस्मृति जो टॉपिक है उसके अंदर एक सिद्धांत है विस्मृति में, है ना? मैकगियोच का सिद्धांत है। मैकगियोच का सिद्धांत है। मैकगियोच का सिद्धांत है कि भैया सीखने में बस इतना होता है कि हम भूलते नहीं हैं, बस अंतर यह है कि या तो पुरानी याद नए सीखे ज्ञान में बाधा डाल देती है या नया ज्ञान पुराने ज्ञान में बाधा डाल देता है। इसका जवाब सही से देना। नया ज्ञान पूर्व संचित स्मृति को याद करने में बाधा डाल रहा है, पुराने ज्ञान में बाधा डाल रहा है। नया ज्ञान पुराने ज्ञान में बाधा डाल रहा है। प से पुराना, प से बाधा डालना, तो वो क्या कहलाता है? पुराने ज्ञान में बाधा डाल रहा है। क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया, पश्यगामी अवरोध। पहले के पूर्व ज्ञान में पुराने ज्ञान में बाधा पैदा कर रहा है। तो क्या है ये? क्या है? रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। विस्मृति के एक सिद्धांत की बात हो रही थी कि नवीन ज्ञान पुराने ज्ञान में बाधा डाले तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पश्यगामी अवरोध। पुरानी याद की हुई चीज को रिकॉल करना, पुनर्प्राप्ति में बाधा होना, वो फॉरगेटिंग है। ठीक साहब आ जाए। अधिगम वक्र यानी लर्निंग कर्व में पठार किस स्थिति को दर्शाता है? तो रॉस साहब कहते हैं कि लर्निंग की वो सामान्य स्थिति जिसमें व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है लेकिन फिर भी सीखने में उन्नति नहीं हो रही तो व्यक्ति रोने लगता है। तो ये क्या हो गया? शून्य अधिगम, तीव्र अधिगम, अधिगम में ठहराव आ गया, ये नेगेटिव लर्निंग हो गई। बताइए लर्निंग में प्लेट्यू का मतलब क्या है? लर्निंग में पठार का मतलब क्या है? लर्निंग में पठार का मतलब अधिगम में ठहराव है। क्या है बेटा जी? अधिगम में ठहराव है। एक बार मैं आपसे कुछ चीज फिर से पूछना चाहूंगी। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि अधिगम अक्षमता, 2 मिनट के लिए ध्यान दें, लर्निंग डिसेबिलिटी ये शब्द किसने दिया? तो आप कहेंगे सैमुअल किर्क ने दिया। किसने दिया? सैमुअल किर्क ने दिया। ठीक है। अधिगम अक्षमता है क्या? लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या? आप कहेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का विकार है। क्या है बेटा जी? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का विकार है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का विकार यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक विकार है जो कभी भी किसी को भी हो सकता है। इसका आईक्यू से कोई लेना देना नहीं, किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। लर्निंग के किसी क्षेत्र में दिक्कत व्यक्ति को हो सकता है। इसको पूरी तरह सही नहीं किया जा सकता, इसमें सुधार संभव है। इन्हीं लर्निंग डिसेबिलिटी में से एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। ये शब्द सबसे पहले किसने दिया? रुडोल्फ बर्लिन ने दिया। किसने दिया? रुडोल्फ बर्लिन ने दिया। एकीकृत शिक्षा समावेशी शिक्षा से पहले आती थी जिसमें बच्चे को व्यवस्था के अकॉर्डिंग बदलना था। भारत में एकीकृत शिक्षा की शुरुआत 1974 मानी जाती है। मैंने पहले भी बताया, याद रखना। भारत के अंदर इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड बच्चा एट द सीनियर सेकेंडरी लेवल ये 2009 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 2009 में शुरू किया गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, बस ये चीजें आपको याद रखनी है। आ जाओ।
नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं, यही पकड़ लो आप, नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया लर्निंग है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया होगी बेटा जी। मैं नया कुछ बना रही हूं तो मुझे प्रतिक्रिया करके बनानी होगी। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया को प्राप्त करने की जो प्रोसेस है उसको आप लर्निंग कहते हैं। ये किसने कहा था? बहुत बढ़िया। आप प्रतिक्रिया करके ही नया फर्नीचर बनाओगे, वुडवर्थ ने कहा है। किसने? वुडवर्थ। गेट ने क्या कहा? अनुभव और प्रशिक्षण से बड़ी कंपनी के गेट में एंट्री मिलती है कि अनुभव और प्रशिक्षण से व्यवहार में जो परिवर्तन आए वो लर्निंग है, वो लर्निंग है। ज्ञान किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा कि सीखना क्या है? आदतों, ज्ञान और व्यवहार का अर्जन है। आदतों, ज्ञान व व्यवहार का अर्जन। तो कौवे नया नया ज्ञान और आदतें सीखते हैं। स्किनर ने कहा लर्निंग क्या है? स्किनर ने कहा लर्निंग उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर यानी लगातार, यानी प्रोग्रेसिव, यानी सक्सेसिव। सामंजस्य का मतलब लगातार आप एडजस्टमेंट कर पाते हो लर्निंग करने से, उत्तरोत्तर सामंजस्य। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुड्डा, रिवीजन अच्छा रखना। शुरू में सीखने की गति मंद, लेकिन अच्छा टीचर मिला तो बाद में गति तेज हो गई। ये बताइए लर्निंग का कौन सा कर्व है? तो देखिए साहब, लर्निंग के कर्व की अगर कोई बात करता है, यानी अधिगम वक्र की अगर कोई बात करता है, तो लर्निंग कर्व्स किसने दिए थे? तो आप कहोगे हरमन एबिंगहॉस, जिन्होंने स्मृति और विस्मृति के बारे में भी बात की थी। हरमन एबिंगहॉस, ठीक है। लर्निंग कर्व्स की बात करते हैं तो कौन सा होगा? पहले गति धीमी फिर तेज हो गई, तो ये तो अच्छी बात है। तो इसे कहेंगे वर्धन। इसे क्या कहेंगे? पेट नहीं निकला तो नतोदर वर्धन, सकारात्मक या कॉनकेव क्या कहेंगे? कर्व कहेंगे। जिसने ए जवाब दिया बेहतरीन, जिसने बी जवाब दिया वो गड़बड़ी पर। वेक्स का मतलब मॉम। जब भी पढ़ो कि बाद में जाकर सीखने की गति धीमी हो गई, क्यों? क्योंकि वेक्स था, मॉम था, तो फिसल न जाओ तो आप धीमे चल रहे हो। दिमाग में बैठाओ तो वो नेगेटिव होता है, जिसमें बाद में सीखने की गति धीमी हो जाती है, वो कॉन्वेक्स होता है। मैच्योरिटी लर्निंग से कैसे अलग है? मैच्योरिटी अनैच्छिक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया। मैच्योरिटी में अभ्यास की जरूरत है, जीवन भर चलती है नहीं। मैच्योरिटी आपकी बायोलॉजी, यानी आपके शरीर में कौन से गुण कब प्रकट होंगे ये पहले से तय होता है। तो मैच्योरिटी क्या है बेटा जी? एक नेचुरल प्रोसेस है। इसको अभ्यास क्या आप कितनी भी कोशिश कर लो नहीं होगा, लाइफ लॉन्ग चलती है नहीं। अनैच्छिक क्रिया ऐच्छिक क्रिया जैसा कुछ नहीं है। सीआर क्या होता है साहब? अनुबंधित अनुक्रिया। सीआर के गायब होने के कुछ समय बाद बिना किसी पुनर्बलन के प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सोच समझकर बताइएगा। सीआर के विलोप के कुछ समय बाद, सीआर क्या था? सीएस का मतलब है घंटी, तो घंटी पर लार क्या है? सीआर। घंटी पर लार क्या है बेटा जी? आप कहोगे घंटी पर लार सीआर है। तो घंटी पर लार टपकना बंद हो गया है बिना किसी पुनर्बलन के। जब फिर से घंटी पर लार टपकने लगेगी तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, स्वतः पुनर्प्राप्ति। और ये कब होगा? जब घंटी बजने के बाद भोजन दिया जाना फिर से शुरू होगा। सामान्यीकरण का मतलब क्या है? जब मंदिर की घंटी, आइसक्रीम वाले की घंटी, चाउमीन वाले की घंटी और जो पावलव घंटी बजाता है सब सेम लगने लगे तो सामान्यीकरण। विभेदीकरण, जब कुत्ता अंतर करने लगे कि जो खाना खाने से पहले घंटी बज रही है उसमें और बाकी घंटियों में क्या अंतर है। सीखने के लिए अभ्यास और बार बार दोहराने की जरूरत नहीं होती, बल्कि समीपता पर्याप्त है। किसकी समीपता? उद्दीपक और अनुक्रिया की समीपता। उद्दीपक व अनुक्रिया की समीपता पर्याप्त है। ये बात किसने कही? उद्दीपक और अनुक्रिया की समीपता होनी चाहिए। ये बात बुड्ढा
किसने कही है कि उद्दीपक और अनुक्रिया आपस में पास होने चाहिए? ये किसने कहा है? जिनके सिद्धांत को बहुत बढ़िया, बहुत शानदार गुथरी ने कहा है। समझे? तो क्वेश्चन पढ़ना है, गलत तब होता है क्वेश्चन नहीं पढ़ते जल्दबाजी में उत्तर दोगे तो एडविन रे गुथरी का सिद्धांत एकल प्रयास का सिद्धांत, ये कहते हैं सीखना एक ही झटके में होता है, एकल प्रयास का सिद्धांत हम इसको कहते हैं। इसी सिद्धांत को हम समीपता यानी कॉन्टिग्यूटी की थ्योरी कहते हैं। समीपता, कॉन्टिग्यूटी, कॉन्टिग्यूटी, कॉन्टिग्यूटी थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम स्थानापन्न, स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन थ्योरी भी कहते हैं। क्लार्क हल के सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो क्लार्क हल का सिद्धांत ड्राइव रिडक्शन, चालक प्रणोद या अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत हम कहते हैं। कोटलेवन क्षेत्र सिद्धांत या जीवन दायरा, आओ मेरे क्षेत्र में तुम्हें कूट कर रख देंगे। अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत जिसको हम सामाजिक अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम, विकेरियस लर्निंग, विकेरियस लर्निंग भी कहते हैं। रीट में विकेरियस पूछा गया था। क्लार्क हल के अधिगम सिद्धांत में प्रणोद को कम करने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है? प्रणोद को कम करने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है? तो क्लार्क हल का जो मामला है उसमें प्रणोद को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रणोद को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए। ड्राइव रिडक्शन, सप्लीमेंट्री नीड, एक्साइटरी पोटेंशियल, हैबिट स्ट्रेंथ क्या कहा जाएगा? प्रणोद को कम करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? चालक न्यूनता। क्या कहलाएगी? चालक न्यूनता। आ जाए। अल्बर्ट बंडूरा के जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, जिसमें अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि बच्चा हर काम खुद से करके नहीं बल्कि समाज को प्रेक्षण देख कर भी सीखता है, तो 4 चरणों का सही क्रम बताओ। तो इसको मैं जितने बता रही हूं आप सही क्रम बताओ। इसको हम प्रेक्षणात्मक या अवलोकनात्मक या ऑब्जर्वेशनल थ्योरी भी कहते हैं, अवलोकनात्मक अधिगम भी कहते हैं। इसको हम बेटा जी मॉडलिंग थ्योरी भी कहते हैं। इसको हम प्रतिनिधि मूलक यानी विकेरियस थ्योरी भी कहते हैं। प्रतिनिधि मूलक यानी क्या कहते हैं? विकेरियस थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है ना? बता, सही क्रम बताओ। सबसे पहले क्या होगा बेटा? आ जाएंगे, बताएंगे आराम से। बी बता रहे हैं आप, चलिए बी से देखते हो। पहले अवधान, मॉडल हमारा ध्यान खींचे, फिर हम मॉडल के व्यवहार को धारण करें, फिर उस व्यवहार को हम पुनरुत्पाद दूसरों के सामने प्रस्तुत करें, फिर हमें क्या मिलेगी? अभिप्रेरणा, पुनर्बलन मिलेगा। अगर सही मॉडल चुना है तो सही अनुक्रिया करेंगे तो लोग तारीफ करेंगे, गलत मॉडल चुन लिया तो मार मिलेगी, फिर हम उस मॉडल को नहीं आगे करेंगे। लर्निंग के क्षेत्र सिद्धांत में कोटलेवन ने जीवन दायरा जो शब्द कहा, तो जीवन दायरा का अर्थ क्या है? जीवन दायरा का अर्थ क्या है? हाँ बहुत बढ़िया, ARRM, जीवन दायरा का अर्थ क्या है? जीवन दायरा का अर्थ क्या होगा बेटा जी? तो बताओ जीवन दायरा का अर्थ क्या है? ज्योग्राफिकल कंडीशन, सामाजिक संबंध, मनोवैज्ञानिक वातावरण या शारीरिक क्षमता। बताइए जीवन दायरा, याद होगा कोटलेवन ने कहा कि हमारी लर्निंग किस पर डिपेंड करती है? पर्सन एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। हमारा बिहेवियर किस पर डिपेंड करता है? कि पर्सन एनवायरनमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो ये जो एनवायरनमेंट है ये क्या भौतिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक संबंध है या मनोवैज्ञानिक कारण है? कौन सा कारण है? मनोवैज्ञानिक वातावरण है। यार रेंदो यूं कह रहे हैं सामाजिक संबंध। जीवन क्षेत्र, जीवन क्षेत्र, जीवन क्षेत्र क्या होगा? कि आपका दिमाग का साइकोलॉजिकल वातावरण कैसा है, आपके दिमाग का साइकोलॉजिकल वातावरण कैसा है। सामाजिक संबंध नहीं है, सामाजिक संबंध आपके कैसे हैं वो नहीं, आपका साइकोलॉजिकल वातावरण कैसा है, आपकी साइकोलॉजी पे इफेक्ट डालने वाले कैसे लोग हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैसे लोग हैं। ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने अपने किस नियम को वर्ष 1930 में चेंज करके पुरस्कार के प्रभाव को दंड के प्रभाव से अधिक शक्तिशाली माना था? कि अगर हम पुरस्कार देंगे तो उसका ज्यादा अच्छा असर पड़ेगा दंड से। तो किस नियम में संशोधन किया होगा उन्होंने? बताइए किस नियम में उन्होंने संशोधन किया होगा? थॉर्नडाइक ने किस नियम में
संशोधन किया होगा बेटा जी, है ना। हाँ, मनोवैज्ञानिक वातावरण की बात होती है बेटा। किस नियम में संशोधन किया और कहा कि पुरस्कार का प्रभाव, यानी जो चीज आपको संतोष देती है उसकी लर्निंग ज्यादा अच्छी होती है ना। तो भैया बिल्कुल सही, प्रभाव का नियम। ठीक साहब, चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, कल का टॉपिक क्या रहेगा। कल फिर मिलेंगे शाम के 6 बजे। अब कल का टॉपिक तुम नोट्स से अच्छे से पढ़ के आना, या तुम्हें जो मैंने पूरी कंटेंट की मैराथन कराई है उससे शिक्षण प्लस शिक्षण प्रतिमान पढ़कर आना। मैचिंग आ जाती है, शिक्षण और शिक्षण प्रतिमान तुम पढ़कर आओगे, ठीक है। प्लस मैं तुमसे समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन थोड़े से और पूछूंगी, समावेशी शिक्षा से भी मैं तुमसे थोड़े से क्वेश्चन और पूछूंगी। तो कल का ये तुम्हारा टॉपिक रहेगा, शिक्षण, शिक्षण प्रतिमान और समावेशी शिक्षा। पीडीएफ कहाँ मिलती है गुड्डा, पीडीएफ कहाँ मिलती है? तो आपके एक बढ़िया सा आपका टारगेट विद अंकित ये हमारा ऐप है, उस ऐप पे फ्री पीडीएफ फोल्डर में आपको जाना है, टीचिंग एग्जाम में जाना है, वहां टीचिंग एग्जाम में पहुंचकर आपको यूपी टेट 2016 में पहुंचना है। तो लव यू, कल मिलेंगे, ठीक है ना साहब। शिक्षण, शिक्षण प्रतिमान, समावेशी शिक्षा फिर से पढ़ के